राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। तो आज ना एक बहस चल रही है फेसबुक पे। तो वहां बैठे बैठे मुझे ध्यान आया, जो नई पीढ़ी है ना, वो उनको तो बेचारों को बहुत जल्दी बात उनको पता ही नहीं है। अभी जो नई वाली पीढ़ी है, आज जो 25-30 साल के लड़के हैं, वो क्या जाने कि नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने या राहुल गांधी ने के बाप ने क्या देश बनाया था और मोदी ने क्या किया है, उन लोगों को पता ही नहीं है। और पुराने बुढ़वे तब जानबूझ के तो भुलवा दिए हैं या भूल गए हैं। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे नए लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं होगा जो आज मैं बात कह रहा हूं। खैर, अब तो मोबाइल का जमाना है ना। पर पुराने जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, और इसमें से भी बहुत सारे जो आजकल के नए लड़के हैं, उन्होंने वो पुश बटन वाला, ऐसे बटन दबा दबा के डायल करने वाला फोन देखा होगा। पर उससे भी पहले वो ऐसे गोल घुमा के ऐसे पुराने में भी दिखाई देता है, वो वाले फोन हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। और वो भी सिर्फ दिल्ली उल्ली जैसे बड़े शहरों में होते थे, गांव देहात में, कस्बों की तो बात छोड़ दीजिए। तो 1990, 1990 में मैं सरकारी नौकरी में बी क्लास गस्टेड अफसर, साई का कोच बना था। केंद्र सरकार की नौकरी थी। और वो जो साई कोच की जो नौकरी होती है, वो उसका जो पे स्केल था हमारा 1640 2900, वो 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर का होता था। 3 स्टार मतलब 3 स्टार इंस्पेक्टर की सैलरी 3000 रुपए महीने होती थी 1990 में। और क्या आपको पता है कि 1990 में यदि किसी बिजनेसमैन को, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता था फोन लगवाने की, आपके घर में फोन होना, पर यदि किसी बिजनेसमैन को अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस के लिए अर्जेंट अगर फोन लगवाना है, तो रिश्वत कितनी देनी पड़ती थी? आपको अंदाजा है इस बात का? जी हाँ, 1990 में 25,000 रुपए लगते थे फोन लगवाने के। अगर आपको फोन लगवाना है तो 25,000 रुपया दीजिए, शाम तक आपके घर पे या कल तक फोन लग जाए। 25,000 रुपए का उस वक्त मतलब पता है क्या था? एक साई कोच की या एक 3 स्टार इंस्पेक्टर की 8 महीने की तनख्वाह। अब आज जो है, एक इंस्पेक्टर की या एक साई कोच की तनख्वाह ₹1,00,000 है महीना। तो अगर उस पैसे को आज अगर ट्रांसलेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए इन्फ्लेशन से, तो ₹8,00,000 की रिश्वत लगती थी। आज के ₹8,00,000, उस जमाने के 25,000 रुपए दिल्ली में फोन लगवाने की। ऐसा भारत का निर्माण किया था नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने। इसका बिटवा कहता है ना, मेरे पापा कंप्यूटर लाए थे देश में। 8,00,000 रुपए की रिश्वत लगती थी। अब एग्जैक्टली उस वक्त 8 लाख, उस वक्त 25,000 देना पड़ता था। कल को कोई ये आरोप न लगा दे कि आप तो 8 लाख बोल रहे थे। आज अगर उस पैसे को, अगर किसी ने वो 25,000 रुपए आज देने होते तो 8 लाख रुपए देता। और आपको पता है एलपीजी कनेक्शन लेने की वेटिंग कितनी थी 1990 में? 7 साल, 7 इयर्स। हुआ ये कि हम लोग, मैं 8वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे, दैट वाज 1975 76 या 78, यस 78 में। तो सिक्किम का नया नया भारत में विलय हुआ था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उसका विलय नहीं हुआ था। उसका विलय 1975 में हुआ था।
तो चूंकि अब भारत का नया नया हिस्सा बनाया था तो बड़ा अपीजमेंट होता था, सिक्किम वालों को बड़ा तेल पालिश किया जाता था, तो सिक्किम में चीजें बड़ी इजीली उपलब्ध हो जाया करती। तो हमारे पिताजी, मुझे याद है 1978 में सिक्किम में जो पोस्टेड थे, तो वहां पे एलपीजी इजीली मिल रही थी। तो हमारे पिताजी ने 1978 में एलपीजी का एक कनेक्शन ले लिया था। और आप यकीन मानिए उन दिनों एक बड़ी प्राइज्ड पोजीशन हुआ करती थी, आए हमारे पास एलपीजी का कनेक्शन है। नहीं तो याद है उससे पहले हमारी माँ जो है वो स्टोव में पंप मार के खाना बनाया करती थी, घर में केरोसिन का स्टोव जला करता था। और जो एडवांस घर होते थे उनमें स्टोव जलता था, एलपीजी तो नसीब ही नहीं होती थी। हमारी माँ, मुझे याद है, घर में से एलपीजी रखा होता था, एक साल में एक सिलेंडर यूज करती थी क्योंकि सिलेंडर मिलता ही नहीं था। ओ मुझे याद है जब हम अंबाला कोटा से, सॉरी, गैंगटॉक से ट्रांसफर होकर अंबाला आए, तो अंबाले में एक एजेंसी थी जो हमारे घर से करीब 8 किलोमीटर दूर थी। तो साइकिल पे वो ट्यूब, जो साइकिल वाली ट्यूब नहीं होती पंचर वाली, वो वाली ट्यूब बांध के साइकिल पे लाद के 8 किलोमीटर दूर जाके सिलेंडर लेके आना पड़ता था। ये हालत थी देश की। ये देश बनाया था नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने। आपको मालूम है 1980 के दशक भर पूरा भारत में किसी किसी इक्के दुक्के आदमी के पास स्कूटर हुआ करता था। ये बजाज का चेतक और प्रिया, बजाज के चेतक और प्रिया, ये दो स्कूटर थे। और एक वेस्पा कंपनी हुआ करती थी, एक लम्ब्रेटा हुआ करती। लम्ब्रेटा का स्कूटर भी बहुत लंबा हुआ करता था। लम्ब्रेटा शायद कोई डच कंपनी थी, जहां तक मुझे आता है, एग्जैक्टली नहीं है। नन्हे पहलवान जरा देख के बताएगा, बगल में मेरे बैठे हैं नन्हे पहलवान, वो देख के बताएंगे कि लम्ब्रेटा कहाँ की कंपनी। तो इसी तरह वेस्पा शायद इटालियन थी। तो एक वेस्पा का स्कूटर आता था, एक लम्ब्रेटा का स्कूटर आता था। और बजाज के ये दो आते थे, चेतक और प्रिया। और 1980-81 में बजाज चेतक के प्रिया पे 3,000 रुपए की ब्लैक थी। स्कूटर की कीमत 5,000 रुपए होती थी और ब्लैक में बिकता था 3,000। मतलब 8,000 रुपए देने पड़ते थे तब जाके स्कूटर मिलता था। अच्छा, लम्ब्रेटा और वेस्पा दोनों इटालियन थी, हमारे नन्हे पहलवान ने बताया है। तो 3,000 रुपए की ब्लैक थी। क्यों? आखिर हमारे देश में स्कूटर मिलते क्यों नहीं थे? क्योंकि नेहरू ने ऐसी नीतियां बनाई थी कि कहते स्कूटर बनाने की जरूरत क्या है, साइकिल पे चलो ना। इस देश को स्कूटर की जरूरत क्या है, साइकिल पे चलो। ये नेहरू की पॉलिसी थी। मेरे सपनों का भारत जो नेहरू ने बनाया था वो ऐसा था। नेहरू का एक और कारनामा बताता हूं आपको। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने ना, तो उन्होंने डीडीए बनाई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई थिंक 1958 में बनी थी। तो 58 में दिल्ली का मास्टर प्लान बना। अब मास्टर प्लान वो चीज होती है जो अगर एक शहर का मास्टर प्लान आज अगर बन रहा है तो वो अगले 50 साल के की प्लानिंग करके बनता है कि आज से 50 साल बाद ये शहर कैसा होगा, इस शहर की क्या जरूरतें होंगी, आज से 50 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, इसमें पीने का पानी कहां से आएगा, इसका सीवर कहां जाएगा, इसका कूड़ा कहां जाएगा, इसमें ट्रैफिक कितना होगा, इसमें कहां लोग रहेंगे, आज से 50 साल बाद हमारे देश की क्या आर्थिक सामाजिक दशा होगी, क्या क्या जरूरतें होंगी हमारी। उस हिसाब से शहर प्लान किया जाता है। तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी जब डीडीए ने प्लान की होगी, तब तो नेहरू का जमाना था ना। तो 1960s में डीडीए ने फ्लैट बनाने शुरू किए थे। अभी मेरी बहन जिन फ्लैटों में रहती है दिल्ली में, वो 1965, 66, 68, 70 में के आसपास बने थे। उन फ्लैटों में साइकिल की भी पार्किंग नहीं बनाई गई। स्कूटर तो बात छोड़ दो, कार की तो बात ही छोड़ दो, साइकिल तक का प्रावधान नहीं है। मतलब नेहरू ने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि दिल्ली वालों के पास कभी स्कूटर भी होगा।
आपको मालूम है नेहरू ये पूछ कहा करते थे कि एक किसी देश में 10 ब्रांड टूथपेस्ट के क्यों होने चाहिए, एक ही बहुत है। नेहरू कितने बड़े विजनरी थे। एक और कहानी सुनाता हूं। एक आप गूगल पे सर्च करिए, इंडिया अनबाउंड नाम की एक किताब लिखी है गुरुचरण दास। गुरुचरण दास जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है शायद, उसके सीईओ हुए हैं 70s 80s में। तो जो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ वो इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझता है। तो बोले कि ऐसा कोटा परमिट सिस्टम था कि भारत की सरकार भारत के उद्योगपतियों को या किसी आदमी को इंडस्ट्री लगाने ही नहीं देती थी। आप लगा ही नहीं सकते, इतना भयंकर कोटा परमिट सिस्टम था, सरकार इतनी रेगुलेशन थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो आदित्य बिरला है, इन्होंने शायद उन्हीं की है हिंडाल्को, उन्होंने एक कोई फैक्ट्री लगाई थी, शायद हिंडाल्को ही लगाई थी। और कहते हैं इंदिरा गांधी और कांग्रेसियों ने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने कान पकड़ लिया कि भैया आज के बाद हम इंडिया में काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कभी इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं बनाई। और इंडिया से बाहर अगल बगल के हमारे ये मलेशिया सिंगापुर ऐसे अगल बगल के कंट्रीज में 32 मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए उन्होंने अपने जीवन में, पर इंडिया में नहीं बनाया एक भी। क्यों? नेहरू और इंदिरा चाहते ही नहीं थे कि इंडिया में कोई प्रोजेक्ट आए। मुझे अच्छी तरह याद है 1982 में हम कोटा में रहते थे, 84 में हम अंबाला आए थे। तो हमारे एक अंकल थे, वो बीडीओ थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कोटा में, रति रंजन जोशी। पुराने लोग शायद आज भी याद करेंगे उन्हें, 80s में। तो उनके पास रोज आना, वो हमारे खेल प्रेमी थे, तो हम बच्चों को अपने ऑफिस में अक्सर बुला के मिठाई विठाई खिलाया करते थे, तो हम लोग उनके ऑफिस आते जाते थे। तो वहां पे ना अक्सर लोग आते थे, तो वो आते ही सुबह सुबह कोटा परमिट के साइन किया करते थे, सीमेंट के और चीनी के। अगर आपने अपना घर बनाना है ना, अगर आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन लगा रहे हो, तो सीमेंट बाजार में नहीं मिलती थी, परमिट से लेनी पड़ती थी। और वो परमिट एसडीएम साहब या बीडीओ साहब दिया करते थे। और अगर लोग बड़ी 10 बोरी मांगते थे तो बड़ी मुश्किल से वो 2 बोरी पे साइन करते थे। अरे सर 2 बोरी तो कुछ नहीं होता सर, प्लीज 5 बोरी, अच्छा 5 बोरी तो कर दीजिए। ऐसे फिर वो घिघियाते थे लोग, तो वो 5 बोरी सीमेंट का परमिट देते थे। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो 50 किलो चीनी अगर आपको मिल जाए ना इस देश में, तो बड़े भाग्यशाली समझ लेना अपने आप को। हमारे देश में चीनी की इतनी किल्लत थी कब? 1984 में, जिस साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस साल की बात बता रहा हूं मैं ये। 1982 में हम कोटा में रहते थे। 1 क्विंटल चीनी तो सपना थी। शादियों में आमतौर पे 1 क्विंटल चीनी तो लगी जाती थी ना, मिठाइयां उस जमाने में मिठाई हलवाई बैठा के घर बनाई जाती थी। तो जो बड़े संपन्न लोग होते थे वो बड़े शोर सिफारिश लगा के 1 क्विंटल चीनी मिलती थी। नहीं तो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। ये भारत बनाया था नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने। लोग ये कहते हैं ना आधुनिक भारत के निर्माता, मोदी ने आखिर किया ही क्या है? हिंदुस्तान की सड़कों का हाल पता है क्या था जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं? मोदी छोड़ दो यार, जब योगी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है एक बार मैं अपने गांव से बिहार गए थे हम, और बिहार में तब कायाकल्प हो चुका था सड़कों का। नहीं तो पुरानी लालू की सड़कें तो हे भगवान, 10-10 फुट गड्ढे होते थे लालू के राज में, लालू के राज में बिहार में। तो इधर मुलायम का राज था, उधर जब लालू के बाद जब उधर नीतीश कुमार का राज आया तो इधर मुलायम सिंह की सरकार थी। और 2014 में जब मोदी की सरकार बनी है तो इधर अखिलेश भैया बैठे थे। तो कलेश भैया के राज में एक बार हम महापुर से गए थे बिहार दंगल लड़ने, अपनी पर्सनल जीप में। मैं था और हमारे साथ 4-5 पहलवान थे। 100 किलोमीटर दूर हमने जाना था, अपनी पर्सनल जीप थी, 5 घंटे लगे थे 100 किलोमीटर के। जबकि सैदपुर से गाजीपुर तक नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे के बाद एक और रोड था।
5 घंटे लगते थे। आज 100 किलोमीटर पता है कितनी देर में जाते हैं हम? उसी रूट पे, उसी रोड पे 1.25 घंटे में। जी हाँ। लोग कहते हैं ना मोदी ने देश के लिए किया क्या? ऐसा भारत बना के दिया था नेहरू के औलादों ने। 6 घंटा बिजली आती थी हमारे गांव में। अच्छा, हमारे गांव में 1965 में पहला ट्यूबवेल लगवाया था मेरे पिता ने, जिस साल मेरा जन्म हुआ। 60 साल पहले। मैं 60 साल को होने वाला हूं। इस 25 जून को मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। मैं 60 साल का हो जाऊंगा इस 25 जून को। तो मुझे मम्मी बताती हैं कि जिस साल तेरा जन्म हुआ था उस साल हमारे गांव में पहला ट्यूबवेल का कनेक्शन आया था। तो जब आया तो हमारे पिताजी ने सबसे पहले लगवा रहे थे गांव में, पहला और सरकारी एक ट्यूबवेल लगा था। तब से लेकर उन 2017 तक, योगी जी की सरकार आने तक, 6 घंटा बिजली बड़ी मुश्किल से आती थी, वो भी 140 वोल्ट। बिजली भी कैसी, पंखा भी ऐसे डगर 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 डगर। और एक दिन में 6 घंटा अगर, अरे यार गांव की बात छोड़ दो, बनारस शहर में 12 से लेके 14 घंटे का कट था। और बोलो। लोग रेलवे कॉलोनियों में मकान किराए पे लेना पसंद करते थे कि किसी रेलवे एम्प्लॉय का कोई घर मिल जाए रेलवे कॉलोनी में। जी हाँ, ऐसे दे दिया करते हैं। क्यों? यार वहां 24 घंटे बिजली आती है। इतनी किल्लत थी बिजली की, ऐसा देश बनाया था। मैं अभी आज से 4-5 साल पुरानी बात है, मैं अपनी बुलेट से राजस्थान गया था। तो राजस्थान में बहुत शानदार सड़कें, 4 लेन शानदार है, 100 की स्पीड से चला रहा था। फिर अचानक मैंने देखा कि अरे ये क्या हुआ, सड़क कहाँ गायब हो गई। और मैंने कहा यार ये तो साली पुरानी वाली सड़क आ गई, वो टूटी फूटी एक सिंगल लेन वाली। करीब 1.5 किलोमीटर बाद फिर से 4 लेन आ गई। तो फिर मैंने आगे जाके एक ढाबे पे पूछा कि मैंने कहा ये बीच में एक 1.5 किलोमीटर का पैच क्या था? बोला वो कुछ मुकदमेबाजी है वो उस एरिया में 2 किसानों से, इस वजह से वो उतनी रोड नहीं बन पाई, बाकी 4 लेन हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है बॉस। नेहरू, इंदिरा और राजीव के जमाने के भारत की जो सड़कें थी वो 1 किलोमीटर थी, बाकी गडकरी की थी। तो मैंने कहा ये तो हर रोड पर 1 किलोमीटर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और नेहरू की सड़क छोड़ देनी चाहिए। फिर जब लोगों को पता चलेगा अरे ये कहाँ गए, तो वहां एक बड़ा सा होर्डिंग लगाओ कि ये नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की सड़क है, या ये अखिलेश यादव की सड़क है। फिर 1 किलोमीटर पे जब लोग ढके ऐसे खा के, और बल्कि उसपे एक रोड, एक पैच तो ऐसा होना चाहिए जिसमें 10-10 फुट के गड्ढे हो, लालू की, उस पे लिखो यह लालू की सड़क है। फिर वापस जब 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेस वे आ जाए तो लिखो मोदी और गडकरी की सड़क। तब हिंदुस्तान को याद रहेगा। ऐसे ही एक बार मेरे साथ और हुआ। मैं आ रहा था जम्मू, लेह लद्दाख जब गया था तो वो श्रीनगर से होता हुआ जम्मू आ रहा था। आज शानदार 4 लेन था, श्रीनगर से लेके काजीगुंड तक। काजीगुंड में अचानक वो जब वो जाती है ना ऊपर, वो नेहरू जवाहर टनल, तो आखिरी का शायद 10 किलोमीटर वो इस पुराने वाली सिंगल रोड नेहरू इंदिरा वाली थी। तो मैंने कहा यार कम से कम 4 लेन पे चल के जब इस रोड पे मेरे जैसा आदमी चलता है तो उसे याद रहता है कि अच्छा अच्छा ये इंदिरा गांधी का भारत है, ये राजीव गांधी का भारत है, या नेहरू का भारत है। इससे पहले जो था वो गडकरी और मोदी का भारत था। तो हिंदुस्तानियों को याद दिलाने की जरूरत है कि ऐसा देश छोड़ के गए थे और ऐसा बना दिया। तो ये आज क्या है, ऐसे ही बस मैंने ऐसे ही गप्पे मारने के लिए वीडियो बना दिया। फिर किसी नए टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने अपने अनुभव, अपने पुराने जमाने के अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरे, स्लो जिंदगी में आप क्या कंटेंट चाहते हैं, किन विषयों पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं,
वो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो हमको कंटेंट देने में सुविधा रहती है। हमको ये पता लगता है कि दर्शक क्या चाहते हैं, दर्शकों की क्या डिमांड है, दर्शकों की क्या सोच है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।